शालिनी पर शक करते हुए पूछता है, शालिनी, तुम्हें कैसे पता कि नक्शे में ये जो घर है कब्रिस्तान के पास वाला, वो ग्रेवयार्ड कोठी ही है? युग के सवाल पूछते ही शालिनी एकदम चुप हो जाती है और युग से अपनी नजरें चुराने लग जाती है। उसका चेहरा देखकर ऐसा लग रहा था जैसे वो कुछ छुपाने की कोशिश कर रही थी। युग फिर शालिनी से पूछता है, बोलो शालिनी, मैं कुछ पूछ रहा हूँ, तुम्हें कैसे पता कि ये ग्रेवयार्ड कोठी है? शालिनी हंसकर बात को टालते हुए कहती है, इसमें लगने वाली क्या बात है युग जी, आपने ही तो बताया था कि ये ग्रेवयार्ड कोठी कब्रिस्तान के ऊपर बनी हुई है। तो बस मैंने ऐसे ही बोल दिया कि ये ग्रेवयार्ड कोठी हो सकती है, और देखिए बाकी की चीजें आपने खुद पहचान ली नक्शे की। मैंने कहा था ना आपसे, सब कुछ हमारी आंखों के सामने होता है, बस हम उसे समझ नहीं पाते हैं। युग शालिनी से कुछ पूछता उससे पहले ही अभिमन्यु कुर्सी पर से खड़े होते हुए कहता है, नक्शा कहाँ का है ये तो पता चल गया, फिर अब चले? युग हैरानी के साथ पूछता है, चले पर कहाँ? अभिमन्यु जवाब देता है, इस जगह पर जहाँ ये एक नंबर लिखा है, वहीं पर तो पहुंचकर पता चलेगा कि यहाँ पर ऐसा क्या है जिस कारण ये मैप बनाने की जरूरत पड़ी। कायर अभिमन्यु को मना करते हुए कहता है, तू पागल हो रहा है क्या अभिमन्यु? हम यहाँ पर नहीं जाएंगे। तू अपने पैर पर खुद कुल्हाड़ी मारने वाली बात कर रहा है। अगर यहाँ पर खतरा हुआ तो? अभिमन्यु कायर को समझाते हुए कहता है, यार खतरा तो हर चीज में होता है, पर इसका मतलब ये तो नहीं कि हम वो काम करें ही नहीं। तू खुद सोच कर देख, ये नक्शा हमें इस कहानी के साथ मिला है, और तुझे पता है ना कि टाइपराइटर में आज तक जो भी टाइप हुआ है सब सच हुआ है। मुझे तो लगता है ये अघोरी और यक्षिणी की कहानी भी सच ही थी, और इस नक्शे का भी इन दोनों से ही कुछ न कुछ लेना देना होगा। कायर तुरंत कहता है, इस नक्शे का किसी के साथ भी लेना देना हो मुझे उससे फर्क नहीं पड़ता है, पर मैं तो वहां पर नहीं जाऊंगा और ना ही तुम लोगों को जाने दूंगा। अभिमन्यु कायर को मनाते हुए कहता है, कायर मेरी बात समझने की कोशिश कर, हमारा वहां पर जाना बहुत जरूरी है। हो सकता है वहां पर अघोरी का खजाना हो जो हमें मिल जाए। कछुआ ख्याली पुलाव पकाते हुए कहता है, क्या कहा? खजाना? अभिमन्यु कछुए के मन में लालच भरते हुए कहता है, हाँ कछुए, अघोरी का खजाना। तुझे भी पता है ना अघोरी के पास कितना खजाना था, इतना कि तेरी 7 पुश्ते तक बैठे बैठे खाए। अगर वो खजाना अपने हाथ लग गया तो तू राज करेगा, राज। कछुआ अभिमन्यु की बातों में आ जाता है और उसका साथ देते हुए कहता है, मैं तो अभिमन्यु के साथ चलने के लिए बिल्कुल तैयार हूँ, मुझे भी अघोरी का खजाना चाहिए। युग अभिमन्यु को मना करते हुए कहता है, पर मैं तैयार नहीं हूँ। मुझे कायर की बात ठीक लगती है, वहां पर जाना ठीक नहीं है, वहां हमारी जान को खतरा हो सकता है। अभिमन्यु युग पर चिढ़ते हुए कहता है, यार युग अब तू शुरू मत हो जा भाई, सुबह से लगे थे हम दोनों ये पता करने में कि ये नक्शा किस जगह का है, और अब जब पता चल गया तो तू अपने हाथ पीछे खींच रहा है। युग अभिमन्यु से कहता है, यार नक्शे का पता करना और वहां पर जाना दोनों बात अलग अलग है। हमें नहीं पता वहां पर कौन सी नई मुसीबत होगी जो हमारा इंतजार कर रही होगी। वैसे ही बहुत सी मुसीबतें हैं जीवन में, मैं और मुसीबत अपने सिर नहीं लेना चाहता। अभिमन्यु झट से कहता है, ये भी तो हो सकता है ना वहां कोई सी नई मुसीबत ना होकर हमारे सारे सवालों के जवाब हो। युग बिचकते हुए पूछता है, हमारे सवालों के जवाब हो मतलब? मैं तेरे कहने का मतलब समझा नहीं। अभिमन्यु युग को समझाते हुए कहता है, मतलब ये कि ये भी तो हो सकता है वहां पर हमें अघोरी मिल जाए, और अभी अभी तूने देखा ना कहानी में साफ लिखा हुआ था कि अघोरी को पता था कि यक्षिणी को क्या अभिशाप मिला था। इतना ही नहीं, कहानी में अघोरी यक्षिणी से ये भी कह रहा था कि वो उसे अभिशाप से मुक्ति दिलवा सकता है। जरा सोच, अगर हमें इस जगह पर अघोरी मिल गया तो सारी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी, हमें पता चल जाएगा कि यक्षिणी को क्या अभिशाप मिला था। युग गुस्से के साथ कहता है, बस अभिमन्यु अब मुझे कुछ नहीं सुनना, समझा तू? मुझे नहीं जानना कि यक्षिणी को क्या अभिशाप मिला था और क्यों वो ये सब कर रही थी। इतना कहकर युग चुप हो जाता है। युग का गुस्सा देखकर सब लोग एकदम चुप हो जाते हैं। अचानक से माहौल में शांति छा गई थी। शालिनी उस शांति को भंग करते हुए कहती है, पर मुझे जानना है। युग हैरानी के साथ शालिनी से कहता है, पर शालिनी? युग अपनी बात पूरी करता उससे पहले ही शालिनी युग को बीच में रोकते हुए कहती है, युग जी प्लीज मुझे मना मत कीजिएगा। आपने मुझे यक्षिणी की कहानी सुनाई थी ना, तब से मैं उसी में खोई हुई हूँ। मुझे जानना है कि आखिर यक्षिणी की ऐसी क्या मजबूरी थी जिस कारण उसे ये सब करना पड़ रहा था। मैं जानना चाहती हूँ। युग कुछ जवाब नहीं देता है। शालिनी आहिस्ते से कहती है,
युग जी, आप चलें या ना चलें, मैं अभिमन्यु के साथ इस जगह पर जरूर जाऊंगी। शालिनी गुस्से के साथ आखिरी में फुसफुसाते हुए कहती है, मुझे उस अखोरी से मिलना है, अपने गहने वापस लेने हैं। कछुआ भी अभिमन्यु का साथ देते हुए कहता है, मैं भी अभिमन्यु के साथ जरूर यहाँ पर जाऊंगा। अघोरी मिले या ना मिले, उसका खजाना जरूर मिलना चाहिए। अभिमन्यु खुश होते हुए कहता है, शालिनी और कछुआ तो मेरे साथ चलने के लिए तैयार है। अगर तुम दोनों को भी चलना है तो चलो, वरना हमारी टीम में इतने ही लोग काफी हैं। हम लोग अघोरी के ठिकाने तक पहुंच जाएंगे। युग और कायर कुछ जवाब नहीं देते हैं, चुपचाप खड़े रहते हैं। उन दोनों को समझ में नहीं आ रहा था कि क्या करें, अघोरी के ठिकाने पर जाएं या नहीं। अभिमन्यु शालिनी और कछुए को देखते हुए कहता है, तो चले फिर। शालिनी और कछुआ दोनों एक साथ कहते हैं, हाँ चलो। अभिमन्यु, शालिनी और कछुआ उस कमरे से बाहर निकलने लगे और युग और कायर वहीं पर चुपचाप खड़े रहते हैं। अभी कछुआ, शालिनी और अभिमन्यु कमरे से बाहर निकले ही थे कि तभी कायर उन लोगों को रोकते हुए कहता है, रुक जाओ, हम दोनों भी आ रहे हैं तुम्हारे साथ। युग हैरानी के साथ कहता है, पर कायर। युग की बात पूरी होने से पहले ही कायर उसे रोकते हुए कहता है, चल यार, अब देखा जाएगा जो होगा। कायर ग्रेवयार्ड कोठी को चारों तरफ से देखते हुए कहता है, वो जगह इस ग्रेवयार्ड कोठी से तो कभी डरावनी होगी ना। युग कुछ जवाब नहीं देता है क्योंकि वो जानता था अब उसका कुछ भी कहना बेकार था। सब लोग जाने के लिए तैयार हो गए थे, इसलिए वो भी तैयार हो जाता है और चुपचाप अपने दोस्तों के पीछे चल देता है। इस तरफ मेहंदी पथार पुलिस स्टेशन के अंदर वर्चस्विनी और चार्ली बैठे हुए थे। वर्चस्विनी काफी उदास लग रही थी और चार्ली हमेशा की तरह मनमौजी। उसे देखकर ऐसा लग रहा था जैसे उसे किसी बात की फिक्र ही नहीं थी। इस वक्त वो अपना मोबाइल चलाने में बिजी था। वर्चस्विनी और चार्ली 2 घंटे से वहीं पर बैठे हुए थे, पर वर्चस्विनी ने कुछ नहीं बोला था। वो जब से आई थी काफी उदास लग रही थी। चार्ली की भी इतनी हिम्मत नहीं हुई थी कि वो वर्चस्विनी से पूछ सके कि क्या बात थी, क्यों वो इतना उदास थी। वर्चस्विनी और चार्ली वहां पर बैठे ही हुए थे कि तभी वहां पर जाटव आ जाता है। जाटव वर्चस्विनी को सल्यूट करते हुए कहता है, जय हिंद मैडम। वर्चस्विनी कुछ जवाब नहीं देती है, वैसी ही खोई हुई बैठी रहती है जैसी जाटव के आने के पहले बैठी हुई थी। जब वर्चस्विनी कुछ जवाब नहीं देती है तो जाटव हिचकिचाते हुए कहता है, वो मैडम जी, विशाल और उस कुत्ते का सब जगह पता कर लिया, पर उन दोनों का कुछ पता नहीं चला है। हमारी खबरी भी उन्हें नहीं ढूंढ पाए। पता नहीं कहाँ छुप कर बैठा है वो विशाल। वर्चस्विनी कुछ जवाब नहीं देती है। चार्ली समझ जाता है कुछ तो बात जरूर थी जो वर्चस्विनी को अंदर ही अंदर खा रही थी। जाटव इशारे में चार्ली से पूछता है, क्या हुआ है? चार्ली अपने मुंह पर उंगली रखता है और जाटव को वहां से जाने का इशारा कर देता है। जाटव दबे पांव वहां से चले जाता है, ठीक उसी तरह जिस तरह वो वहां पर आया था। चार्ली बड़ी हिम्मत करके वर्चस्विनी से पूछता है, मैडम जी, आप ठीक तो है ना? आपकी तबीयत मुझे कुछ ठीक नहीं लगती। वर्चस्विनी झूठ बोलते हुए जवाब देती है, मैं एकदम ठीक हूँ चार्ली, मेरी तबीयत को क्या होगा? चार्ली हिचकिचाहट के साथ कहता है, बस ऐसे ही पूछ लिया मैडम जी। आपको देखकर लग नहीं रहा कि आप ठीक है। लगता है जैसे आप बहुत परेशान है किसी बात को लेकर। वर्चस्विनी बात को टालते हुए कहती है, नहीं चार्ली, ऐसी कोई बात नहीं है। चार्ली अपनी बात पर अड़ा रहता है और पूछता है, नहीं मैडम जी, कुछ तो बात है। आप ये विशाल और उस कुत्ते को लेकर परेशान है क्या? वर्चस्विनी चिढ़ते हुए कहती है, चार्ली, मैं इनके लिए परेशान नहीं हूँ। चार्ली वर्चस्विनी की तरफ देखते हुए पूछता है, अगर इन दोनों के लिए परेशान नहीं है तो फिर किस चीज के लिए परेशान है मैडम जी आप? वर्चस्विनी एकदम चुप हो जाती है। वर्चस्विनी मन ही मन सोचती है, अब मैं चार्ली को कैसे बताऊं कि मैं तारा को लेकर परेशान हूँ। कुछ समझ नहीं आता कि तारा को रतन पाली और भूपेंद्र बक्सी की मौत के बारे में कैसे पता चला। सब कुछ वैसा ही हुआ था जैसा तारा ने बताया था। जब वर्चस्विनी कुछ जवाब नहीं देती तो चार्ली उसे टोकते हुए कहता है, मैडम जी, मैडम जी। वर्चस्विनी अभी भी कुछ जवाब नहीं देती, वो अपनी सोच में खोई हुई थी। वर्चस्विनी खुद से बड़बड़ाती है, इत्तेफाक एक बार होता है, बार बार नहीं। हो सकता है मुझे जानना पड़ेगा कि तारा को इन सब के बारे में कैसे पता चला। कहीं मेरी तारा को कुछ खतरा तो नहीं। मैं अपनी तारा को कुछ नहीं होने दूंगी। मुझे तारा के पास जाना होगा। यही सब बड़बड़ाते हुए वर्चस्विनी अपनी जगह पर से उठती है
और बिना कुछ चार्ली से बोले हड़बड़ाहट के साथ उस कमरे से बाहर निकलने लग जाती है। चार्ली वर्चस्विनी को पुकारते हुए कहता है, मैडम जी क्या हुआ आपको? आप कहाँ जा रही हैं? वर्चस्विनी कुछ जवाब नहीं देती है और वहां से चले जाती है। वर्चस्विनी के जाते ही चार्ली मनी मन सोचने लग जाता है, ये मैडम जी को क्या हो गया अचानक, और ये तारा के बारे में क्या बोल रही थी? तारा को किस चीज से खतरा है? इस तरफ युग और उसके दोस्त ग्रेवयार्ड कोठी से नॉर्थ साइड जाते हुए काला झाड़ी जंगल की सीध में चलते हुए बंगला मुडा गांव के आखिरी छोर पर पहुंच गए थे। यही वो जगह थी जहां पर कृष्णोई नदी, काला झाड़ी जंगल और गांव का आखिरी छोर एक साथ मिलते थे। पैदल पैदल चलते हुए सभी लोग काफी थक गए थे। सूरज ढलने लग गया था और साथ ही अंधेरा भी होने लग गया था, पर अभी पूरी तरह अंधेरा नहीं हुआ था। सबसे आगे अभिमन्यु चल रहा था, उसके पीछे कायर, कछुआ और उन दोनों के पीछे युग और शालिनी चल रहे थे, जो बड़ी ही खामोशी के साथ अपने कदम आगे बढ़ा रहे थे। उन दोनों को देखकर ऐसा लग रहा था जैसे दो अनजान लोग साथ चल रहे थे। कछुआ जमीन पर बैठते हुए कहता है, मैं तो बहुत थक गया यार, इसके आगे अब एक कदम और नहीं बढ़ा सकता, मुझे माफ करो। कायर कछुए को वहां से उठाते हुए कहता है, चल उठ कछुए, इतनी जल्दी हवा निकल गई तेरी, अभी तो और आगे जाना है। कछुआ थकान के साथ कहता है, और कितनी दूर जाना है? कायर जवाब देता है, मुझे क्या पता यार, सब ये अभिमन्यु को पता है, पता नहीं ये अभिमन्यु कहाँ ले जाकर मानेगा। कछुआ खुद से कहता है, कहीं इस खजाने के चक्कर में मेरी जान न चली जाए। युग और शालिनी खामोशी के साथ चल रहे थे। युग चलते हुए शालिनी से पूछता है, शालिनी एक बात पूछूं तुमसे? शालिनी चलते हुए जवाब देती है, हाँ पूछिए ना युग जी। युग शालिनी से पूछता है, तुम्हें कब से यक्षिणी में इतना इंटरेस्ट आने लग गया कि उसके बारे में जानने के लिए यहाँ पर आने के लिए तैयार हो गई? शालिनी चलना बंद कर देती है और वहीं पर रुक जाती है। युग फिर शालिनी से पूछता है, बोलो शालिनी, तुम चुप क्यों हो गई? शालिनी जवाब देती है, तभी से युग जी, जब से मुझे आपने यक्षिणी के बारे में बताया है, मुझे उसके अभिशाप के बारे में जानना है। क्या आपको नहीं जानना? युग चुप ही रहता है। शालिनी युग से पूछती है, आप भी एक बार यक्षिणी के अभिशाप के बारे में जानने के लिए उसके पीछे पड़े हुए थे ना? युग हैरानी के साथ कहता है, तुम्हें कैसे पता कि मैं यक्षिणी के अभिशाप का पता कर रहा था? शालिनी हंसते हुए कहती है, आपने ही तो बताया था, भूल गए आप? युग बिचकते हुए कहता है, मैंने बताया था, पर कब? शालिनी जवाब देती है, युग जी, पिछली रात जब आप मुझे कहानी सुना रहे थे तब आपने मुझे यक्षिणी और यामिनी दोनों के बारे में बताया था। युग शालिनी की बातें सुनकर शॉक्ड हो जाता है, क्योंकि उसे पता ही नहीं था कि उसने कब शालिनी को यक्षिणी और यामिनी के बारे में बता दिया था। युग कुछ सोच पाता कि कब उसने शालिनी को यक्षिणी और यामिनी के बारे में बता दिया। उससे पहले ही शालिनी उसे टोकते हुए कहती है, ये सब छोड़िए युग जी, और आप मेरे सवाल का जवाब दीजिए कि आप यक्षिणी के अभिशाप के बारे में जानना चाहते हैं या नहीं? युग ना में अपना सिर हिलाते हुए कहता है, एक वक्त था शालिनी जब मैं यक्षिणी के अभिशाप के बारे में जानना चाहता था, पर अब नहीं। शालिनी तुरंत पूछती है, क्यों? आप यक्षिणी के अभिशाप के बारे में अब क्यों नहीं जानना चाहते हैं? युग जवाब देता है, क्योंकि अब यक्षिणी मर चुकी है, उसके अभिशाप के बारे में जानने से कोई मतलब नहीं। शालिनी युग की आंखों में देखते हुए कहती है, और अगर मैं ये कहूँ कि यक्षिणी मरी नहीं, जिंदा है तो? सदियों से है पुराना